हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ क्षेत्रमिति के अंतर्गत आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल का दूसरा चैप्टर यानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे क्या है, इसका थोड़ा बेसिक वगैरह फार्मूला वगैरह जानेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे क्या, इसमें हमें करना क्या होता है। इसमें हमें पढ़ना है घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला, इन सभी चीजों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और इसमें हमें करना क्या है, आयतन ज्ञात करना है और उसका वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घन से। ठीक है, ये घन जो होता है यहाँ पर देख लेंगे, घन का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, वर्ग से होता है। याद रखना है हमेशा इस बात को, जब भी घन बनेगा वो किससे बनेगा, वर्ग से बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक वर्ग हो गया और एक दूसरा वर्ग ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया जाए और फिर इसको ऐसे। ठीक है, तो ये बना हमारा क्या, घन। तो घन में होता क्या है कि घन में जो सभी भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग भुजा सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जिसके कारण इसका भी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे कि मान लिया जाए, एक बात और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जैसे कि घन हो गया तो घन में आता है सतह, किनारा और शीर्ष आता है। तो सबसे पहले अगर एक बात हम जाने तो इसमें किनारा कितना होता है, सतह कितना होता है और शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले उसको हमें कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं इससे। ठीक है, जैसे मान लीजिए घन 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 है। ठीक है, तो ये सतह कहलाता है, ये भी सतह है, ये भी सतह। तो अगर सतह की बात की जाए, जैसे मान लेते हैं घन या घन आप दोनों के लिए है, तो सतह कितना होता है उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, सतह कितना हुआ 6। यानी फिर देख लेते हैं 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो सतह कितना होता है, 6 होता है। याद रखना इस बात को। अब आते हैं किनारा पे, तो किनारा का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे 1 2 3 4, इधर देखेंगे 5 6 7, ये हो गया 8 9 10 और ये 11 और 12। तो किनारा कितना होता है, 12। तो किनारों की संख्या ये याद रखना है, यानी किनारा हमारा होता है कितना, 12। अब आता है शीर्ष। शीर्ष मतलब क्या होता है, कोण, यानी कोना कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किनारा शीर्ष कितना हुआ, तो हमारा शीर्ष इसमें हो जाता है 8। तो इस बात को हमें याद रखना है कि कितना घन, घन में कितना सतह होता है, तो 6, किनारा होता है 12, शीर्ष होता है 8। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला पे, यानी कि घन का आयतन सबसे पहले जानेंगे। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू या साइड क्यू कह सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना। अब आएंगे उसके बाद से घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कह दे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह दे, यही होता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब आएगा घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण हो जाता है हमारा कितना, √3 गुने भुजा। बात समझ आ गया। तो घन से संबंधित ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि हमें जान लेना है। अब एक बात और बता देते हैं कि जो आयतन क्या होता है, जैसे घन हो गया, उसके अंदर जितना भाग खाली रहता है, कितना हवा अटेगा, कितना पानी आएगा, उसी को हम आयतन कहते हैं। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, जैसे उस चारों तरफ से कवर कर देना है। जैसे किताब वगैरह पर जिल्ड चढ़ाया जाता है और उसको बीच में छोड़ा जाता है, तो छोड़ना नहीं है, पूरा कवर कर देना, यानी उसको पूरे चारों तरफ से इसको ढक देना, क्या कहलाएगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब आता है विकर्ण के। तो विकर्ण का मतलब क्या हो गया, यानी कि इस कोना से इस कोना तक अगर कोई हम छोड़ रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक घनकार रूम है, उसमें एक हम किस प्रकार अगर बड़ा से बड़ा उसमें हम छड़ हटा सकते हैं, किस तरह रखेंगे कि बड़ा से बड़ा छड़ हटेगा, यानी एक कोना से दूसरे कोना तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। तो ये हमारा घन हो गया। अब आते हैं घनाभ। तो घनाभ जो है ना वो बनता है आयत से। घनाभ किससे बनेगा, आयत से बनेगा। तो आयत में हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 आयत लेंगे और इस तरह इसका निर्माण कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, घनाभ। ठीक है, यानी कि घनाभ में भी अगर शीर्ष, किनारा और सतह की बात की जाए तो सेम टू सेम जितना घन में होता है उतना ही घनाभ में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें होता है क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है,
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कह सकते हैं लचौ हो जाएगा ना। यानी कि अब उसके बाद से देख लेंगे, अब आ जाएगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, अब आते हैं इसका विकर्ण पर। तो हो जाएगा हमारा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण हमारा हो जाएगा कितना, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये हमारा घनाभ से संबंधित फॉर्मूला इसका भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे बेलन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब बेलन होता क्या है, यह एक डीबा टाइप में हो गया। इसका आधार भी वृत्ताकार होता है और इसका शीर्ष भी क्या होता है, वृत्ताकार होता है। बात समझ आ रहा है ना। इसका आधार की बात की जाए तो वो भी वृत्त है और ऊपर वाला भाग भी कैसा रहता है, वृत्ताकार रहता है। ठीक है, तो अगर लिखना है तो इसको हम लिखेंगे बेलन। अब देख लेते हैं, ये इसका ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर रेखा खींच दें तो ये वृत्त में जो भाग, यानी इसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं ना, यानी कि व्यास कहते हैं सर, ये क्या कहलाता है, व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी कि आर। ये भी यहाँ से देख लेंगे, इसको हम आर कहेंगे। और ये क्या कहलाता है, एच कहलाता है। बात समझे। अब इसका भी हमें आयतन निकालना होगा। तो हो जाएगा क्या हमारा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आते हैं, इसमें तीन ऐसे आएगा, एक वक्र पृष्ठ, एक आएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण मतलब पूरा पूरी चारों तरफ से कवर कर देना है। अब वक्र मतलब क्या होगा, यानी कि जो गोला वाले चारों तरफ इसके राउंड वाला भाग है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हो जाएगा क्या हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब आ जाएंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ पर। तो हो जाएगा बेलन का संपूर्ण कहे, पूर्ण कहे या कुल कहे, ठीक ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा शंकु। इससे संबंधित एक और हमको मिलता है खोखला बेलन। ठीक है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो हो जाएगा कि खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन हमारा हो जाए कितना, पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ये खोखला बेलन है, इसी के उसके गौरी कवर ना हो जाता, कवर चढ़ा दिया जाता है तो खोखला बेलन हो जाएगा। अब हम चलेंगे पढ़ेंगे शंकु के बारे में थोड़ा सा। शंकु का आयतन वगैरह जान लेते हैं। तो ये शंकु का आकृति होएगा। ठीक है, इसका जो आधार हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। इससे संबंधित एक और फॉर्मूला हम आप लोग को बता देते हैं, इसमें दो और। ठीक है, जैसे बात किया जाए बेलन के आधार का, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार है। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तब आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना, पाई आर स्क्वायर। अब हो जाएगा बेलन के आधार की परिधि। तब बेलन के आधार की परिधि क्या हो जाता है, जो वृत्त के परिधि होगा 2 पाई आर। ये हो गया हमारा बेलन यहाँ पर कंप्लीट। अब आएगा शंकु। अब शंकु को देख लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, ये शंकु का आकृति है, जो वृत्ताकार दिया रहता है ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, और इसका आधा आर कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ये हमारा आर हो जाएगा और इसको कहते हैं एच, और ये जो दिखाई देता है इसको कहते हैं एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया ऊंचाई एच, ये हो जाएगा त्रिज्या, और यहाँ पर जो एल है ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ पर शंकु का आयतन सबसे पहले हम जानेंगे। तो हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा पाई आर एल। अब आएंगे शंकु का
संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा क्या, पाई आर इंटू आर प्लस एल। बात समझ में आ गया ना। तो ये हो गया शंकु से कुछ प्रश्न। अब इसके आधार की अगर बात की जाए तो जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो बेलन के आधार की परिधि होता है वही हो जाएगा शंकु के आधार की परिधि। क्यों? क्योंकि जो इसका नीचे वाला भाग है वो क्या है, वृत्ताकार है, तो जो वृत्त से संबंधित फॉर्मूला है वही इसके आधार पर हम लगा सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आएगा कि जैसे कि मान लिया जाए ये एक त्रिभुज के रूप में आ जाता है, ठीक है, इसको एल कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए हमको एल दिया हो, एच दिया हो, आर निकालना हो, तो फिर वहां पर हमको फॉर्मूला चाहिए ना, आर हो, एच दिया हो, एल निकालना हो, तो वहां भी हमें एक फॉर्मूला चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है, एल होता है। तो अगर एल निकालना है तो हम एल बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लिया जाए हमको निकालना क्या है, एच निकालना है, तो लिखेंगे रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमको आर निकालना है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एल या एच या आर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो लोग के पास तो सब, अब हम देखेंगे इसके बाद, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ये तो हो गया शंकु। तो शंकु से संबंधित ही एक और आता है जिसको हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। ठीक है, उसका जो आकृति होता है वो बाल्टी टाइप का होता है या गिलास टाइप का होता है, ये भी दे देता है। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये आकृति ले लेते हैं, ठीक है, तो ये शंकु टाइप का हो जाएगा, यानी शंकु के छिन्नक किसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। बात समझ रहे ना। और ये तो हमारा एल होगा और ये क्या होगा, एच होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक शंकु अगर पूरा लेके चलते हैं, ऐसे मान लीजिए एक शंकु है, ये शंकु हो गया। और यहीं से मान के चला जिसको काट लिया जाता है, आधा आधा पर से काट लिया जाता है, तो यही बनता है, उसको क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका आयतन देख लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, शंकु के छिन्नक का, यहाँ पर लिखते हैं आयतन, हो जाएगा 1/3 पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। क्या, 1/3 पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, अगर शंकु के संपूर्ण की बात करें तो शंकु के छिन्नक है यहाँ पे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। और शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण लिख सकते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाएगा क्या, यानी कि ये तो रहेगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस, यानी ये वाला और ये वाला दोनों नहीं के अलग हो जाएगा। तो मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या कि पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा कितना, पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। जब हमको शंकु को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा शंकु के छिन्नक का, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें हमको एल निकालना होगा तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 के स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम एल ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, गोला पर। ये हो जाएगा गोला। तो गोला में क्या होता है,
ये वृत्त टाइप का होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि गोला हो जाएगा क्या हमारा चिपटा हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर R2 रहेगा। अब यहाँ से जैसे देख लो, जैसे गोला होता क्या है, तो गोला जो होता है जैसे फुटबॉल वगैरह देखा है लो, उसमें चारों तरफ क्या रहता है, उठा हुआ भाग रहता है ना, तो उसको गोला कहते हैं। अगर सिक्का की बात करें तो वह किस आकृति का होता है, वो वृत्त की आकृति का रहता है, उसको हम वृत्त कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि तो ये गोला में चारों तरफ त्रिज्याएं मतलब बराबर होती है, तो ये गोला हो गया। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या, त्रिज्या R कहते हैं। अगर इस भाग से इस भाग तक कहेंगे उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो गोला का आयतन भी हमको देखना है, तो हो जाएगा गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई R³। अब उसके बाद आ जाएगा गोला का संपूर्ण या पूर्ण कह सकते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाए कितना 4 पाई R²। ये गोला में 2 ही होता है, ठीक है। यानी कि इसका तो अर्ध अब वक्र पृष्ठ निकलेगा नहीं, क्योंकि जब भी निकलेगा तो पूरा पूरा निकलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से अर्ध गोला आता है, अर्ध गोला। ये अर्ध गोला क्या होता है, यानी कि गोला का आधा होता है। लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम गोलाकार छिलका कहते हैं, ठीक है, या छल्ला भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि गोलाकार, हाँ, छिलके का आयतन, तो ये हो जाए कितना 4/3 पाई इंटू बड़ा R³ माइनस छोटा R³। तो इसमें क्या होता है, इसके ऊपर एक मतलब कवर आता है, जैसे फुटबॉल वगैरह होता है, उसमें एक अंदर से परत होता है, एक बाहर से परत होता है। तो वो जो आकृति है किस आकृति का, यानी कि गोलाकार छिलके का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो गोलाकार छिलके का आयतन क्या आता है 4/3 पाई इंटू बड़ा R³ माइनस छोटा R³। अब आते हैं अर्धगोला पे। तो अर्धगोला का जो आकृति होता है कैसा होगा, आधा, यानी कि इसका, यानी कि गोला का आधा होता है, ठीक है। फोटो तिरछुआ जा रहा है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा आर कहलाएगा ना, तो इसमें आता है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं अर्धगोला का आयतन, उसका आधा यानी कि 4 है तो 2/3 पाई R³। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ देख लेते हैं, तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई R²। अब इसका संपूर्ण देख लेंगे, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 पाई R², ठीक है। तो अर्धगोला वक्र मतलब ये निकालना है, संपूर्ण मतलब ये भी और ऊपर वाला भी, यानी पूरा को कवर कर देना है, तो वो हो जाएगा संपूर्ण। अगर उसके बाद जैसे बेलन अर्धगोला है, उसको पलट दिया तो उसका आधार वृत्ताकार हो जाएगा ना। तो अगर उसका अगर परिधि पूछा जाए अर्धवृत्त बेलन के आधार की परिधि, तो जो हम अभी सॉरी अर्धगोला के आधार की परिधि, तो वृत्त वाला यानी 2πr, और उसका अगर मान लो क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा πr²। ये हमारा फॉर्मूला लगभग इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। चलो हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। कह रहा है कि एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेमी के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकाले। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कोई एक बेलन है जिसकी त्रिज्या दिया गया कितना है 14 सेमी, और उसी पर 11 सेमी के किनारे पर बनाए गए, जैसे कि मान लेते हैं जितना इसका आयतन है ना उतना ही एक 11 सेमी बनाए गए घन का आयतन है। तो हमें कह रहा है कि बेलन की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। यानी कि 14 सेमी लंबाई दिया है किसका, बेलन का, और उसी को मतलब 11 सेमी है, दोनों का आयतन क्या कह रहा है बराबर है, तो हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी कि हम लिखेंगे पहले प्रश्न से डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक ना। यानी कि क्या इसका मतलब समझ में आ गया तुम लोग के, दोनों का आयतन क्या है बराबर है। जब दोनों का आयतन बराबर है तो रखते हैं, तो लिखेंगे क्या कि बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा घन का आयतन। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, इसका सूत्र क्या होता है भुजा q, ठीक है। तो पाई का मान 22/7
आर हमको निकालना है, नहीं बेलन का त्रिज्या निकालना है, आर हमको मालूम नहीं है तो आर के जगह आर रख देते हैं। एच हमारा दिया है कितना 14, तो रख सकते हैं 14। अब बराबर भुजा हमारा कितना दिया 11 दिया, तो 11 का क्यू कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, अगर इसको काटना चाहते हैं 7 दूनी के 14, तो आर स्क्वायर इक्वल हो जाए 11 गुने 11 गुने 11, अब बट्टा में देखो क्या लिखेंगे 22 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये भी आ जाएगा। आ रहा समझ में, तो 11 दूनी के 22, तो यहाँ पर आर बचा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो 11 गुने 11 अब बट्टा 2 गुने 2, तो हम जानते हैं कि रूट में जब डबल आएगा तो बाहर कब लिखाता है, एक लिखाता है ना, तो यहाँ पर आर बराबर हमारा हो जाएगा कितना 11/2। अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, तो आर हमारा कितना निकल जाएगा 5.5 सेमी आंसर। कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं इसके बाद से इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि शीशे के एक नल के भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी 5 और 5 सेमी है। कोई नल है तो नल 2 तह में है। ठीक है, यानी कि उसका कुछ भाग मोटा है और उसके बाद जो पानी देता है उसके बाद पतला हो जाता है, होता है ना, यानी कि वहां से और दो त्रिज्या दिया 3 सेमी और 5 सेमी, यदि नल को पिघलाकर उसी लंबाई के ठोस वृत्ताधार बेलन बनाया जाए तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन बनेगा, बस अंतर इसमें क्या दिया, एक मतलब नल दे दिया है और उसमें क्या दिया था, घन दिया था। तो कंडीशन ये भी दिया है कि जितना उसका लंबाई है उतना ही ये जो बनाया जाता है पिघलाकर उसका भी लंबाई, यानी कि दोनों का लंबाई हमारा क्या है, सेम है। अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वहां पर रखकर काट सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यानी कि बेलन की ऊंचाई या लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, चाहे नौले का मान लेते हैं, नौल की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा x, तो बेलन जो बनेगा उसका भी ऊंचाई या लंबाई कितना हो जाएगा, तो बेलन की लंबाई को मेचन कहते हैं, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, वो भी x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, क्वेश्चन में यह बात कह दिया है। और ये कह रहा है जो बाहरी और भीतरी त्रिज्या की बात हो रही है, नल की बात हो रही है, तो खोखले बेलन अभी हम लोग फॉर्मूला जाने हैं, बस उसी का प्रयोग करना है। जो नल का जो बनेगा यानी कि उस पर एक मोटा परत रहता है, फिर उसके बाद चारों तरफ से परत रहता है, तो किस आकृति का होता है, गोलाकार बेलन, खोखले बेलन के आकृति का होता है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, नल में जितना शीशा लगा है, नल में शीशे का आयतन। ठीक है, शीशे का आयतन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बराबर इसका भी क्या हो जाएगा, पाई एच होगा ना, पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम चाहें तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एच से एच कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में एच सेम है, अगर एक्स भी रखेंगे तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और नहीं भी रखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना। अब यहाँ देख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर हमारा कितना है, बड़ा वाला मान के चलते हैं 5 का स्क्वायर, और छोटा वाला कितना दिया है 3 का स्क्वायर। बात समझ आ रहा था। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 है 25 और 3 तरीका 9, तो आर स्क्वायर इक्वल टू घटेगा तो कितना बचा 16, स्क्वायर हटता तो हम जानते हैं क्या होता है, रूट चढ़ता है, तो 16 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा 4 सेमी, यानी इसका भी त्रिज्या कितना निकल गया 4 सेमी निकल गया। कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इस टाइप जब भी क्वेश्चन मिले, लगे कि हमसे उसमें संख्या पूछा जा रहा है, यानी कितनी गोलियां बनाई जा सकती है ना, तो जब भी हमको लगे कि उसमें संख्या पूछा जा रहा है तो क्या करना है कि बड़ा के आयतन बट्टा छोटा के आयतन, दोनों का आयतन निकाल लेंगे, और बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग दे देंगे, संख्या अपने आप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर चाहे तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं, नहीं तो एक में ही बना सकते हैं। तो जैसे लिखना है तो यहाँ बड़े गोले के त्रिज्या अरे कितना दिया है 8 दिया है ना, और छोटा का कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 4/3, पाई के जो पाई आर के जगह पर कितना 8 क्या क्यू, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे फिर हमको काटना पड़ेगा, तो इसको इतना ही रहने देते हैं। और लिखेंगे क्या, छोटे गोलियों की संख्या, अरे गोली का आयतन। ठीक है, ये हमारा हो जाए कितना 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो गया 4/3 पाई, और इसका आर कितना दिया है, यहाँ पे 1 सेमी दिया है ना, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1 का क्यू।
यानी कि दोनों का हम यहाँ पर आयतन निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालना है। तो लिखेंगे कि गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा क्या, बड़े गोले का आयतन बट्टे छोटे गोले का आयतन। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकाले हैं, रख देते हैं। बड़े गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई और यहाँ पर 8 का क्यू। अब बट्टा में छोटे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई इंटू 1 का क्यू। यहाँ देख लीजिए 4/3 से 4/3, पाई से पाई, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 8 गुने 8। अब बट्टे लिखना तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं, भाग देंगे तो उतना ही आता है। आया कितना, 512, यानी कि कितना गोलियां बनाई जा सकती है, तो 512 गोलियां बनाई जा सकती है। तो जब भी इस टाइप का संख्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो बड़का के आयतन बट्टा छोटका के आयतन निकाल लेना है। अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक ना। कह रहा है कि पीतल के 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रम से दिया है 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है, ठीक है। कह रहा है इनको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, इस नए गोले का व्यास एवं त्रिज्या ज्ञात करें। कह रहा है 3 ठोस गोलियां हैं छोटे छोटे, और उसको क्या किया गया, पिघला कर एक बड़ा गोला बना दिया गया है, और उसी गोला का हमें क्या करना है, त्रिज्या और व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यानी क्वेश्चन हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो 3 गोलियां हैं वो पिघला कर मिलाकर बड़ा गोला बनता है। तो बड़ा गोला का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 3 गोलियों के आयतन के योगफल के बराबर हो जाएगा, तब ना होगा, यानी कि उतना ही मटेरियल उसमें लगेगा। तो इसमें अधिकतर यही बात ध्यान में रखना, इस चैप्टर में अधिकतर हमको यही मिलेगा, पिघला के बनाया जाता है। तो जब भी पिघला के कह दे तो समझ लो कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जितना मटेरियल उसमें लगा रहेगा उतना ही मटेरियल से बनेगा क्या, उसमें तो फिर मिलाना नहीं है, समझा रहा ना। तो जब भी कहेगा पिघला कर, तो दोनों का आयतन हम क्या कर देंगे, बराबर करके बना लेंगे। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोला है, तीनों गोलों के आयतनों का योग या योगफल लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, कितना, 4/3 आप पाई, इसको बड़ा आर मान लें, बड़ा आर क्यू। यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4/3 पाई इंटू R1 मान लेते हैं इसको, R1 का क्यू, प्लस 4/3 पाई इंटू R2 का क्यू, प्लस 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा, R3 का क्यू। यानी कि अलग अलग मान लिए हैं, क्योंकि 3 है तो इसलिए R1, R2, R3 मान लिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर छोटा भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, अब बराबर यहाँ से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, 4/3 पाई तीनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। तो 4/3 पाई कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचे कितना, R1 के क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। तो यहाँ पर 4/3 से 4/3 पाई से पाई, तो बचा कितना, आर क्यू बराबर, यहाँ पर R1 हमारा कितना है, मान लेते हैं R1 एक छोटा ये वाला, दूसरा और तीसरा, यही ना है। तो R1 के जगह पर रखेंगे 3 का क्यू, R2 के जगह कितना हो जाएगा, 4 का क्यू, और R3 के जगह पर कितना, 5 का क्यू। आ रहा है समझ में। अब देख लियो, आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 3 का 9 3 27, 4 4 का 16 चौके 64, 50 25 25 125। तो आर क्यू बराबर सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 216। 216 का जो घनमूल निकलेगा, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक ना। तो जब 216 के घनमूल निकालेंगे तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आता है, यानी कि इसका घनमूल कितना आता है, 6 सेमी। तो हमें क्या क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है और उसका व्यास निकालना है। तो त्रिज्या यानी कि आर हमारा कितना आ गया, आर बराबर हो जाएगा 6 सेमी, और व्यास डी बराबर कितना होता है, 2r होता है ना, यानी कि आर इसको मान लें तो छोटा आर अब रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पर जगह 2r के जगह पर 6 रख देंगे, तो 6 दूनी के 12 सेमी आंसर। अब व्यास हमारा आ गया 12 सेमी और त्रिज्या आ गया 6 सेमी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नोट